गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज अपन शायद से खत्म कर देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन अ पॉलिटिकल लेवल इट वाज आल्सो फेल्ट दैट द प्रीवियस लैक ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड हैड बीन अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू द अपराइजिंग। अगर बात की जाए पॉलिटिकल लेवल पे, तो ऐसा महसूस किया गया कि जो पहले विचार विमर्श की जो कमी थी रूलर्स के मध्य और जिन लोगों ने रूल कर लिया उनके मध्य, ये क्या था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था जिसने अपराइजिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो अलग अलग रूलर्स के बीच में विचार विमर्श की कमी थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण चेंजेस हुए या काफी कुछ यहाँ पे घटित हुआ। इन कॉन्सिक्वेंसेस अब वे परिणाम स्वरूप इंडियंस वर ड्रॉन इनटू गवर्नमेंट एट अ लोकल लेवल। अब जब सारा अपराइजिंग खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप इंडियंस जो थे वो उन सभी इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने अधीन ला करके और इंडियन गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करवाया। दो दिस वाज ऑन अ लिमिटेड स्केल, हालांकि ये कार्य बहुत ही कम लेवल पे था। अ क्रूशियल प्रेसिडेंट हैज बीन सेट, लेकिन फिर भी क्या था, एक महत्वपूर्ण जो मिसाल थी, उदाहरण था, वो क्या किया गया, सेट कर दिया गया विद द क्रिएशन ऑफ अ न्यू व्हाइट कॉलर इंडियन एलाइट। और वो कैसे किया इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने एक नया व्हाइट कॉलर इंडियन एलाइट नाम से एक ग्रुप बना दिया या एक नया सेट बना दिया। फर्दर स्टिमुलेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास एज रिजल्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसके अलावा क्या किया, और भी बहुत सारे प्रेरक काम किए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज खोलना, कहाँ पे, कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में। और ये सब किस कारण से हुआ था, एक एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस एक्ट का नाम था द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। यानी कि अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं कुल मिला के कि अपना अपराइजिंग जो था वो दबा दिया गया। अब ब्रिटिश लोग अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चेंजेस क्या क्या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे लोगों को जो है अब एक तरीके से शांत करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वहाँ पे इंडियन लोगों को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक व्हाइट कॉलर इंडियन एलाइट ग्रुप बना दिया, जहाँ पे लोग जो है अच्छी पोस्ट पे भी कुछ ना कुछ काम कर सकें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों के अधीन रहकर काम करें। इसके अलावा बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह हैं, वो ओपन किए गए, ये सब कुछ चल रहा है। सो अलॉन्ग साइड द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट इंडिया, तो जो इंडिया की ट्रेडिशनल और एंशिएंट वैल्यूज थी, अ न्यू प्रोफेशनल मिडिल क्लास वाज स्टार्टिंग टू अराइव। उसी बीच में क्या हुआ, एक इंडिया में जो एक मिडिल क्लास की जो प्रोफेशनल थे वो भी आगे बढ़ने स्टार्ट हुए, इन नो वे बाउंड बाय द वैल्यूज ऑफ पास्ट। और ये सभी लोग इंडिया की जो पास्ट की वैल्यूज थी, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, एंशिएंट इंडिया की जो पुराने कस्टम्स हैं, उनसे बंधे हुए नहीं है। यानी कि अब क्या हुआ, कुल मिला के जो रिच लोग हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे थे, अब गरीबों को भी सहायता मिलने लगी, वो भी आगे बढ़ने लगे, और जो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोग थे वो भी आगे बढ़ने लगे। Then another revolt like the revolt of 1857 would not occur. The whole army was reorganized. अब 1857 जैसा जो रिवोल्ट था वो दोबारा ना हो जाए, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया। Also the Indian army was to be used to defend the Indian territory of the empire from the other imperialist powers in the region, Russia, Germany, France, etc. अब क्या हुआ, जो इंडियन लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे, इन लोगों को कार्य दिया गया इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भेज करके, ताकि जो और इंपीरियलिस्ट पावर हैं और इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं जैसे कि रशिया है, जर्मनी है और फ्रांस है, वो लोग आगे ना बढ़ जाएं और इंडियन टेरिटरी पर कब्जा ना कर ले। तो इंडियन लोगों को क्या हुआ, सबको उन बॉर्डर पे भेज दिया। द इंडियन ब्रांच ऑफ द आर्मी वाज टू बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन इन एशिया एंड अफ्रीका। इसके अलावा इंडियन जो ब्रांच थी आर्मी की, उसको एक काम और दिया गया कि एशिया में और जगहों पे एनेक्सेशन में, एशिया में और अफ्रीका में जो और टेरिटरीज हैं उस पर आक्रमण करके अपने अधीन करने में भी इंडियन आर्मी का यूज किया गया। व्हाइल द ब्रिटिश सेक्शन वाज टू बी यूज्ड एज एन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, जबकि ब्रिटिश आर्मी जो थी उसका काम क्या था, उसका यूज किया जाता था आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपाई करने के लिए विद इन कंट्री, विद इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि
जो ब्रिटिश आर्मी है वो तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहेगी और ऑक्यूपेशन को बनाए रखेगी, जबकि इंडियन आर्मी में जो इंडिया के लोग थे उनको बॉर्डर पे या बाहर के देशों में भेजा गया ताकि वहां की टेरिटरीज को भी वो एनेक्स कर सके। द अल्टीमेट गारंटी ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। और इस तरीके से जो ब्रिटिश सेक्शन था आर्मी का उसने क्या किया, अल्टीमेटली गारंटी दी, अंतिम तरीके से गारंटी दी कि अब जो है ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश लोगों का इंडिया पर होल्ड बना रहेगा, पावर बनी रहेगी। The aftermath of the rebellion has been the focus of new world using Indian resources and population study. अब क्या हुआ, परिणाम जो हुआ था इस रिबेलियन का, उसका फोकस कहाँ पे था, जो नए नए कार्य थे, नए नए कार्य हो रहे थे उन पे था। और ये सारे के सारे नए कार्य भारतीय जो रिसोर्सेज थे, भारतीय धन संपदा थी, उसका इस्तेमाल करते हुए हो रहे थे और उसका विस्तृत तरीके से जो है विवरण भी हो रहा था। इन द लास्ट मुगल historian William Dalrymple examines the effect on the Muslim population of Delhi after the city was retaken by the British and finds that intellectual and economic control of the city shifted from Muslim to Hindu hands because the British at that time saw an Islamic hand behind the mutiny. अब क्या हुआ, एक पर्सन थे विलियम नाम के, इन्होंने क्या थे, हिस्टोरियन थे और इन्होंने जांच पड़ताल की कि जो इफेक्ट हुआ है इस पूरे रिबेलियन का, उस पूरे रिबेलियन का मुस्लिम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। जब, और इफेक्ट कब के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जब सारा का सारा जो दिल्ली वाला एरिया था, वो वापस ब्रिटिश लोगों ने ले लिया, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने क्या कर लिया, जो इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक कंट्रोल था दिल्ली का, वो मुस्लिम लोगों से हिंदू लोगों पे शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग उस समय ऐसा मानते थे कि जो पूरा का विद्रोह हुआ है, म्यूटिनी हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे इस्लामिक लोगों का हाथ है। The British increased the ratio of British to Indian soldiers within India. ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश लोगों का रेशो था, यानी संख्या थी किसमें, इंडियन सोल्जर्स में, वो बढ़ा दी। यानी कि ब्रिटिश लोगों ने अब ब्रिटेन से अपने सैनिक लेने स्टार्ट कर दिए अधिक संख्या में, अगर इंडिया से तुलना की जाए। फ्रॉम 1861 इंडियन आर्टिलरी वाज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश यूनिट। 1861 में क्या हुआ, जो इंडियन आर्टिलरी थी उसको ब्रिटिश यूनिट्स की जगह पे चेंज कर दिया गया, यानी इंडियन आर्टिलरी हटा दी गई और ब्रिटिश यूनिट्स को उस जगह पे ले आया गया। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन बैटरीज, सिर्फ कुछ माउंटेन बैटरीज को छोड़ करके। द पोस्ट रिबेलियन चेंजेस फॉर्म द बेसिस ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। अब बात की जाए अगर पोस्ट रिबेलियन की, तो यहाँ पे जो चेंजेस फॉर्म हुए, चेंजेस बनाए गए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के आधार पर, कब तक बनाए गए, ये 20th सेंचुरी तक बनाए गए। They followed the policy of divide and rule after this great uprising as they saw the unity between all to be the decisive factor of the revolt. अब क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने क्या फॉलो किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर इन सभी के बीच में एकता रहेगी तो कहीं ना कहीं ये फिर से रिवोल्ट में, वापस रिवोल्ट होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट कर दिया। नेचर ऑफ द रिवोल्ट की अगर बात की जाए, द मोमेंट द फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनाइड नीडेड the nature and the scope of the Indian revolt of 1857 was contested and argued over. अगर अपन बात करें इस पूरे के पूरे जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था मिलिट में, इसके नेचर की बात की जाए, इसके स्कोप की बात की जाए, तो ये कैसा था, ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेड था, यानी कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी थे। स्पीकिंग इन द हाउस ऑफ द कॉमन इन जुलाई 1857, बेंजामिन डिसरेली लेबल्ड इट अ नेशनल रिवोल्ट। अब क्या हर एक व्यक्ति इसको अपने अपने हिसाब से तर्क दे करके इसको अलग अलग नाम देने की कोशिश करने लगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो था ब्रिटेन में, उसमें 1857 में क्या हुआ, बेंजामिन नाम की पर्सन थे, बेंजामिन डिसरेली, इन्होंने इसको नेशनल रिवोल्ट का नाम दिया। व्हाइल द लॉर्ड पाल्मेस्टोन द प्राइम मिनिस्टर ट्राइड टू डाउनप्ले द स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट एज अ मेयर मिलिट्री म्यूटिनी। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका स्कोप जो था, इसकी जो महत्ता थी, उसको कम करने के लिए इसे क्या कहा कि यह सिर्फ एक
मिलिट्री म्यूटिनी है, यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह है और कुछ नहीं है। Reflecting this debate, an early historian of the rebellion, Charles Ball, used the word mutiny in his title, but labeled it a struggle for liberty and independence as the people in the text. एक और पर्सन थे जिन्होंने इस डिबेट को रिफ्लेक्ट किया, जिनका नाम था चार्ल्स बॉल। इन्होंने क्या किया, एक वर्ड यूज किया म्यूटिनी अपने टाइटल में, लेकिन इन्होंने इस पूरे टाइटल को एक क्या नाम दिया, स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस एज द पीपल। कि यह क्या है, यह लिबर्टी का और इंडिपेंडेंस का क्या है, एक स्ट्रगल है लोगों के द्वारा। इट वाज रेफर्ड एज सिपॉय म्यूटिनी इन व्हिच अ फ्यू सिपॉय रिवोल्टेड। इसको एक सिपॉय म्यूटिनी की तरह भी देखा जाने लगा। द रिवोल्ट वाज फुल सपोर्टेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, लेकिन इस रिवोल्ट को बाद में क्या किया, सभी लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया। इन द सरप्राइजिंग पीपल फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज फॉट टुगेदर। इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक साथ लड़े। यूनिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स आल्सो एग्जिस्टेड, और लोगों में अलग अलग रीजन्स की यूनिटी थी वो भी विद्यमान थी। सीइंग द पार्टिसिपेशन बाय ऑल, सभी के द्वारा इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन था, इंडियन हिस्टोरियंस टर्म द अपराइजिंग एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वजह से सभी के यहाँ पे पार्टिसिपेशन की वजह से क्या किया, बहुत से हिस्टोरियन जो थे इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। The revolt of 1857 paved the way for the future struggle for freedom in India। और इस तरीके से 1857 का जो स्ट्रगल था, रिवोल्ट था, उसने क्या किया, जो आने वाले समय में जो स्ट्रगल होंगे इंडिया के फ्रीडम के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक जो है स्टार्टिंग कर दी थी। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है अपना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।